खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। हम लोग डेली की तरह सेशन की शुरुआत दो शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे, जिससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से लड़ना पड़े। मतलब आपने अपने लिए, अपने परिवार के लिए जो सपना देखा है, लक्ष्य निर्धारित किया है, उसे संकल्प के रूप से विकल्प के रूप में परिवर्तित नहीं होने देना है, निरंतर प्रयास करना है। यकीन मानिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो सफलता आपसे दूर नहीं होगी। इसी क्रम में आपसे गुजारिश रहेगा कि सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। यह सेशन परीक्षाओं की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। यहां पर सिर्फ परीक्षाओं से संबंधित बातों को हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह सीरीज। देखिए, पहला प्रश्न ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल का खिताब जीता है? तो देखिए, पहला दिया गया है स्पेन, दूसरा कोलंबिया, तीसरा दिया गया ब्राजील, चौथा दिया गया भारत। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा मित्रों, स्पेन होगा। स्पेन जो है ये विजेता रहा है। अब आजकल के परीक्षाओं का पैटर्न में विजेता को छोड़कर उप विजेता भी पूछ लिया जाता है, तो आपको जरूर याद रखना है उप विजेता के रूप में कौन रहा है? तो कोलंबिया दोस्तों उप विजेता के रूप में रहा है। अगर हम बात करें दोस्तों कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन कहां किया गया था? यह भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका आयोजन दोस्तों पहली बार भारत में किया गया था। आपको ध्यान रखना है, महिला अंडर 17 फीफा का आयोजन पहली बार भारत में किया गया था। और कहां किया गया था? उड़ीसा। साथ ही साथ आपको ध्यान देना है, उड़ीसा के बाद गोवा और नवी मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। अब यहां विजेता टीम के रूप में स्पेन रहा और उप विजेता के रूप में कोलंबिया रहा। साथ ही साथ यहां से एक प्रश्न और भी बनता है कि अंडर 17 पुरुष विश्व कप का भी मेजबानी भारत के द्वारा पहली बार किया गया था। वह कब किया गया था? 2017 में इसका मेजबानी किया गया था। अगर हम बात करें, हाल ही में चर्चा में भी रहा है फुटबॉल फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, दोहा कतर में इसका आयोजन किया जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों एशियाई फुटबॉल कप का आयोजन 2023 में कहां किया जाएगा? तो पहले इसे चीन में आयोजित किया जाना था, लेकिन इसे वहां से स्थगित करके दोहा कतर में इसका भी आयोजन किया जाएगा। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहां भारतीय फुटबॉल संघ भी हाल फिलहाल के दिनों में चर्चा में रहा है, तो यहां से भी प्रश्न बनने की संभावना है। तो आपको ध्यान देना है कि भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कल्याण चौबे। कौन है दोस्तों? कल्याण चौबे को नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ भारतीय फुटबॉल संघ के द्वारा महिला फुटबॉलर और पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुनील छेत्री जो हैं ये पुरुष फुटबॉलर के रूप में चुने गए हैं और मनीषा कल्याण जो हैं ये महिला वर्ग में फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में चुनी गई हैं। अब यहां ध्यान देना है आपको, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप एक से अधिक बार इनका रिवीजन करेंगे, यकीन मानिए ये सारे प्रश्न आपके तैयार होंगे और जब भी परीक्षा में आप बैठेंगे 100% सही आंसर आप देके आएंगे। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ें। देखिए यहां पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाया गया है और अंडर 17 कप किसने जीता है? तो स्पेन के द्वारा जीता गया है। स्पेन की राजधानी क्या है?
मैड्रिड जो है दोस्तों ये स्पेन की राजधानी है। आइए इसी क्रम में अत्यंत महत्वपूर्ण दूसरा प्रश्न देखें। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस भारतीय राज्य में भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन का शुभारंभ किया गया? पहला देखिए दिया गया राजस्थान, दूसरा दिया गया हरियाणा, तीसरा गुजरात, चौथा दिया गया केरल। यहां जो हमारा सही विकल्प है गुजरात राज्य में, गुजरात राज्य के केवड़िया के पास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को पर्यटक स्पॉट के रूप में, पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने के लिए या भारत में टूरिज्म को बढ़ावा दिए जाने के लिए भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन दोनों का उद्घाटन कहां किया गया? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास में। और किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। अब यहां से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया है, ये किस की स्मृति में मनाया जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृति में मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर हम ध्यान दें तो यहां दो चीजें दी गई हैं, आपको भूल भुलैया उद्यान जो है यह याद रखना है और मियावाकी यह एक प्रकार की दोस्तों प्रणाली है। क्या है? एक प्रकार की प्रणाली है। और यह किस देश की प्रणाली है? तो यह जापान की प्रणाली है और यहां से लिया गया है मियावाकी प्रणाली। और इसका उद्देश्य क्या है? तो यहां जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है इसके क्षेत्र को पर्यटक रूप में विकसित करने के लिए जंगलों का विकास का इसका उद्देश्य जो है ये मियावाकी प्रणाली पर लिया गया है। और मियावाकी प्रणाली जो कि जापान में है, इससे 10 गुना जंगलों की वृद्धि जो है इसमें तेजी देखी जाती है। इसी कारण मियावाकी प्रणाली का प्रयोग किया गया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बगल में। अगर हम बात कर लें यहां महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में कि गुजरात राज्य में हाल ही में अटल ब्रिज का भी उद्घाटन किया गया है। तो यह किस नदी पर किया गया है? तो साबरमती नदी पर। कौन सी नदी दोस्तों? साबरमती नदी। और कितना मीटर है ये? 300 मीटर लंबा है ये पुल, 300 मीटर लंबा है। साथ ही साथ इसकी संरचना पतंग जैसी है। कैसी है? पतंग जैसी है। अगर यही एक महत्वपूर्ण जानकारी और देखें तो आपको ध्यान रखना है कि डेफ एक्सपो जो कि 2021 में होना था लेकिन कोविड के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। पुनः इसे कहां आयोजित किया जाएगा? तो गांधीनगर में इसका आयोजन किया जाएगा जो कि गुजरात राज्य की राजधानी के रूप में है। यहां यह ध्यान देना है आपको, यहां पर हाल ही में बुलेट ट्रेन का सफल परीक्षण सबसे पहली बार कहां किया गया? तो सफल परीक्षण बुलेट ट्रेन का सूरत में किया गया। कहां किया गया? सूरत में किया गया। साथ ही साथ याद रखना है वंदे भारत की तीसरी जो ट्रेन है वंदे भारत की, ये कहां से कहां के लिए प्रारंभ की गई? तो ये गांधीनगर से मुंबई के लिए प्रारंभ की गई। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि गुजरात राज्य से संबंधित हैं। अगर हम बात कर लें यहां हरियाणा की तो आपको जरूर याद रखना है खेलो इंडिया यूथ गेम जो कि चौथा संस्करण था, इसका आयोजन कहां किया गया था? हरियाणा में किया गया था। और ई अधिगम योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ई अधिगम योजना का संबंध हरियाणा से है। अगर बात करें राजस्थान से तो आपको जरूर याद रखना है 52वां टाइगर रिजर्व के रूप में रामगढ़ विषधारी किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान राज्य से संबंधित है, राजस्थान के बूंदी जिले में। अगर हम बात करें केरल की तो आपको याद रखना है भारत का पहला ग्रेफीन संयंत्र कहां स्थापित किया गया है? केरल में। और भारत का पहला जेंडर
जेंडर पार्क कहां स्थापित किया गया है? तो यह भी केरल राज्य में स्थापित किया गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि आपकी परीक्षा में आपके लिए जरूर मददगार साबित होंगी। आइए अगले प्रश्न को देखें। देखिए यहां ये जो भूल भुलैया उद्यान है इसके बारे में बताया गया है, और मियावाकी प्रणाली जो कि जापान टेक्निक से लिया गया है उसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि वृक्षों के अंदर या जंगलों के विकास में प्रतिस्पर्धात्मक जो प्रणाली है वह मियावाकी प्रणाली के नाम से जानी जाती है, जो कि जापान में काफी कारगर है। आइए इसी क्रम में अगला देखें। हाल ही में चर्चा में रही माचू नदी का संबंध किस राज्य से है? यह अत्यंत दुखद घटना है और हृदय विदारक घटना है। ऐसी घटनाएं सरकारों को रोकनी चाहिए या होने से पहले ही सारी चीजों जैसे फिटनेस या अन्य चीजों का जरूर इनमें ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक जिंदगी जो है ये बहुत बहुमूल्य है और ऐसी घटनाएं हमेशा सरकारों के लिए निंदनीय रही हैं। तो देखिए पहला विकल्प दिया गया है उत्तर प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा आंध्र प्रदेश। यहां देखिए जो हमारा सही विकल्प होगा ये गुजरात राज्य से संबंधित है। एक पिक्चर के माध्यम से देखें तो ये आपको समझ में आए घटना, क्योंकि ये चर्चा में भी खूब रहा है। ये माचू नदी है जो कि संबंधित कहां से है? गुजरात राज्य से संबंधित है, गुजरात राज्य से संबंधित है। और ये केबल ब्रिज था जिस पे पर्यटन के लिए इसे खोला गया था, और इसका निर्माण सबसे पहले 1877 ईस्वी में 1877 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, और 1880 में टेम्पल नामक अंग्रेज के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, और काफी लंबे समय तक यह बंद रखा गया था। और अभी कुछ दिन ही पहले इसको रेनोवेट करके पुनः किसी कंपनी के द्वारा रेनोवेट किया गया और पुनः इसे आम जनता के लिए टूरिस्ट स्पॉट के रूप में इसे खोला गया था। और अचानक भीड़ बढ़ जाने के कारण यहां पर ये ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि, और इसमें लगभग बताया जा रहा है कि लगभग इसमें 143 से अधिक लोगों की जान जाने की आशंका बताई गई है, जो कि काफी दर्दनीय है। आपको या समाज को इस चीज से जरूर सीख लेना चाहिए कि ऐसे पर्यटक स्थल जहां पर गैदरिंग ज्यादा होती है, भीड़ ज्यादा होती है, वहां से जरूर बचना चाहिए। और सरकार को ऐसे स्थलों को चिन्हित करके उनका फिटनेस सर्टिफिकेट भी समय समय पर जारी करना चाहिए। यहां देखिए दिया गया है माचू नदी के बारे में, तो हम पुनः इसको देख लें। यह गुजरात राज्य से संबंधित है, गुजरात राज्य से संबंधित है। अब यहां अगर हम ध्यान दें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और भी हैं जो कि परीक्षाओं में बनी रहती हैं। जैसे अगर हम बात करें गिर नेशनल पार्क का, तो ये एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। गिर नेशनल पार्क एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। ब्लैक बक नेशनल पार्क और बंसदा नेशनल पार्क किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये तीनों जो हैं ये गुजरात राज्य से संबंधित हैं। आपको एक प्रश्न जरूर याद रखना है कि नैनो यूरिया का संयंत्र सबसे पहली बार भारत में कहां स्थापित किया गया? तो कलोल एक स्थान है मित्रों जो कि गुजरात राज्य से संबंधित है। यहां पर नैनो यूरिया का पहला संयंत्र स्थापित किया गया, और हाल ही में दूसरा संयंत्र भी स्थापित किया गया है। कहां? फूलपुर और आंवला में, जो कि किस राज्य से संबंधित हैं? यह उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। अगर हम बात करें गुजरात से संबंधित जानकारियों के परिप्रेक्ष्य में, तो आपको याद रखना है काकरापार परमाणु संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो यह भी गुजरात राज्य में स्थापित किया गया है। अगर हम बात कर ले यहीं तैयारी निर्यात सूचकांक की दोस्तों, तो तैयारी निर्यात सूचकांक में पहले स्थान पे कौन सा राज्य रहा है? तो गुजरात राज्य जो है दोस्तों ये पहले स्थान पे रहा है। यहीं से आपको ध्यान जरूर रखना है। गुजरात से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी है, रेल यूनिवर्सिटी की स्थापना कहां की गई है? तो रेल यूनिवर्सिटी की स्थापना गुजरात के बडोदरा में किया गया है। आपको ध्यान रखना है गुजरात से ही आपको बुलेट ट्रेन की पहला जो सफल परीक्षण किया गया है यह गुजरात से ही किया गया है। और स्टील
स्लैग का यहां आशय है स्टील कचरा। स्टील कचरे से पहली बार भारत में रोड कहां बनाया गया है? तो सूरत में बनाया गया है। आपको ध्यान देना है, यहां से ध्यान दीजिए यहां पर कि 1 मई 1960 ईस्वी में गुजरात और महाराष्ट्र दो राज्यों का गठन होता है दोस्तों, और ये दोनों राज्य प्रत्येक वर्ष 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। आपको ध्यान देना है यहीं पे गुजरात से ही संबंधित यह भी है कि गुजरात में जो आपका गिर नेशनल पार्क है जो कि एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है, और भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा जो नेशनल पार्क है वो कहां है? मध्य प्रदेश में है। इसी कारण मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। आइए आगे बढ़े और अगला प्रश्न देख लें। यहां देखिए आपको पहले भी घटना के बारे में बताया गया, माछू नदी का संबंध गुजरात राज्य से है और यहां भारी पर्यटकों का जनहानि हुआ है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किस संस्थान के द्वारा भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल योजना प्रारंभ किया गया? अत्यंत लाभकारी यह प्रश्न आपके लिए है। ऐसे प्रश्न जरूर परीक्षाओं में बनते हैं। तो देखिए पहला दिया गया है यूएनडीपी, दूसरा यूएनईपी, तीसरा डब्ल्यूएचओ, चौथा फीफा। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर डी सही होगा, फीफा के द्वारा और शिक्षा मंत्रालय साथ ही साथ भारतीय फुटबॉल संघ, इन तीनों का संयुक्त जो पहल है, इस पहल का नाम क्या दिया गया है? फुटबॉल फॉर स्कूल। आप ध्यान रखेंगे फुटबॉल फॉर स्कूल किसकी पहल है? तो फीफा और भारतीय शिक्षा मंत्रालय और भारतीय फुटबॉल संघ की पहल है, जो कि आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे ध्यान देना है कि शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। और आपको ध्यान रखना है कि भारत में नई शिक्षा नीति किस आयोग की सिफारिश पर लागू हुआ है? तो कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर भारत में नई शिक्षा नीति लागू हुआ है। कब? 2020 में। भारत में पहली शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? तो 1986 ईस्वी में भारत में पहली शिक्षा नीति लागू हुई थी। और आपको ध्यान रखना है कि प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये दोस्तों उत्तराखंड है। और उच्च स्तर की बात की जाए दोस्तों, तो आपको याद रखना है गोवा जो है ये नई शिक्षा नीति लागू करने वाले पहले राज्य हैं। और 34 वर्षों के बाद, यह प्रश्न भी पूछा गया था कि 34 वर्षों के बाद भारतीय शिक्षा नीति में परिवर्तन कब, माने सुधार या संशोधन पहली बार किया गया। और पहली शिक्षा नीति कब बनी थी? तो 1986 ईस्वी में स्थापित हुआ था। अब यहां संस्थाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। उससे पहले देखिए यहां पिक्चर भी आपको दिखाया गया। फीफा के सहयोग से भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल पहल लॉन्च किया। अब देखिए यहां यूएनडीपी दिया गया है, तो इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय मित्रों न्यूयॉर्क में स्थित है। कहां? न्यूयॉर्क में। अगर हम बात करें यूएनडीपी की, तो 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में एक सम्मेलन होता है जिसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित है। अगर हम बात करें डब्ल्यूएचओ के बारे में, तो हाल ही में हम लोगों ने पढ़ रखा है मित्रों कि ग्लोबल टीबी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा जारी किया गया है। और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को किया गया, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसके जो प्रमुख हैं डॉक्टर टेड्रोस गब्रेसस अदनानम जी हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़े और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देख लें। हाल ही में ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में किसने चुनाव जीता है? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह भी। तो देखिए पहला दिया गया है जॉर्जिया मेलोनी, दूसरा दिया गया है ऋषि सुनक, तीसरा दिया गया है लूला डी सिल्वा और चौथा दिया गया है अब्दुल्ला शाहिद। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा लूला डी सिल्वा जो है, इन्होंने
राष्ट्रपति का चुनाव जीता है किस देश के रूप में? तो ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने चुनाव जीता है? तो लूला डी सिल्वा जी ने जीता है। और ये 2023 जनवरी 2023 में ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। वर्तमान में कौन है? तो बोल्सोनारो जी जो हैं ये वर्तमान में राष्ट्रपति के रूप में हैं ब्राजील के। अब यहां से महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में आपको ध्यान देना है कि लूला डी सिल्वा जी जो हैं ये तीसरी बार राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे किस देश के? ब्राजील के। अब ब्राजील से कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया जो है मित्रों ये ब्राजील की राजधानी है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश कौन है? ब्राजील है। यहां से दो प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तो यही प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा देश दोस्तों ब्राजील है। और सबसे छोटा देश कौन सा है? सूरीनाम। कौन सा देश है? सूरीनाम। ब्राजील से दो प्रश्न पूछे जाते हैं कि ब्राजील जो है दक्षिणी अमेरिका के सभी देशों से सीमा साझा करता है, वो कौन से दो देश हैं जिनसे अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो आप इसको इंपॉर्टेंट बिंदु के रूप में लिखना है। इक्वाडोर है और दूसरा जो देश है मित्रों ये चिली है। चिली और इक्वाडोर से ब्राजील अपनी सीमा साझा नहीं करता। साथ ही साथ ब्राजील से पूछा जाता है सेंटोस बंदरगाह। अनेकों बार यह पूछा गया है। सेंटोस बंदरगाह किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसे काफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। या आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए सेंटोस बंदरगाह के नाम से, या सेंटोस बंदरगाह कहां स्थित है? तो ब्राजील में स्थित है। और काफी बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है? तो सेंटोस बंदरगाह को जाना जाता है। और ब्राजील में ही रियो शहर है। आप याद कर पा रहे हो, रियो शहर है। पहला पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? तो 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था ब्राजील के रियो शहर में। अगर हम बात कर ले यहां ब्राजील से या दक्षिण अमेरिका से, तो आपको याद रखना है कि सबसे लंबी नदी या विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें, लंबी नदी की बात करें तो अमेजन नदी। कौन है? अमेजन है। और सबसे बड़ी नदी की बात करें तो नील नदी है। अगर हम बात करें कि दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? ओजोस डेल सलाडो जो है ये सबसे ऊंची सर्वोच्च चोटी दक्षिण अमेरिका की क्या है? ओजोस डेल सलाडो है। अब अन्य विकल्पों के रूप में अगर हम देखें तो यह भी काफी चर्चित हैं। आपको देखें जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली प्रधानमंत्री के रूप में कौन चुनी गई हैं? तो इटली की पहला महिला प्रधानमंत्री के रूप में जॉर्जिया मेलोनी चुनी गई हैं। इटली की राजधानी क्या है? रोम है। और किस नदी के तट पर है? टाइबर नदी के तट पर स्थित है। साथ ही साथ पूछा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। काफी चर्चा में यह भी रहे हैं ऋषि सुनक। ये ब्रिटेन के 57वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है या किसने शपथ लिया है? तो ऋषि सुनक जी ने लिया है। अगर हम बात करें अब्दुल्ला शाहिद की तो आपको जरूर याद रखना है 76वें यूएन महासभा की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? अब्दुल्ला शाहिद जी के द्वारा। और ये किस देश से संबंधित हैं? तो मालदीव से संबंधित हैं। और मालदीव जो है ये माले की राजधानी जो है, मालदीव की राजधानी माले है। और एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? ये मालदीव है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा ऊधव, यहां आपको ध्यान रखना है ऊधव इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल का आयोजन किस भारतीय राज्य में किया गया है? यह कला संस्कृति के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जो चर्चा में रहते हैं और अंतरराष्ट्रीय लेवल के होते हैं वो जरूर पूछे जाते हैं। तो यहां देखिए हमारा पहला दिया गया ग्वालियर, दूसरा दिया गया चंडीगढ़, तीसरा दिया गया नोएडा, चौथा दिया गया वाराणसी। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा, विकल्प नंबर ये सही होगा। ग्वालियर में ऊधव इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल का आयोजन किया गया और ये 17वां संस्करण है। कौन सा? 17वां
संस्करण है और 700 विभिन्न देशों के 700 प्रतिभागी यहां भाग लेने वाले हैं। और ये कब तक चलने वाला है? तो 29 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 2 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाना है। अगर हम बात करें यहां यह किस राज्य का स्थल है, तो यह मध्य प्रदेश का स्थल है, ग्वालियर। आपको याद रखना है तानसेन पुरस्कार का संबंध किस राज्य से है? तो मध्य प्रदेश में तानसेन पुरस्कार दिया जाता है, आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है तानसेन का मकबरा कहां पर स्थित है? तो तानसेन का मकबरा भी कहां स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है। अब बात हो रही थी मध्य प्रदेश की, तो हाल फिलहाल के दिनों में मध्य प्रदेश खूब चर्चा में रहा है। जैसे अगर हम बात करें कून्हो नेशनल पार्क से संबंधित, तो कून्हो नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश से है। और यहां पर नामीबिया से चीते लाए गए, कहां रखे गए? तो ये नामीबिया से चीते लाए गए, कून्हो नेशनल पार्क में रखा गया। अगर बात करें भारत का पहला साक्षर जिला कौन बना है? तो आपको जरूर याद रखना है साक्षर जिला के रूप में मांडला जो है यह भारत का पहला कार्यात्मक साक्षर जिला बना है। अगर हम बात करें हर घर जल प्रमाणित वाला जिला कौन बना है? तो यह भी मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। कौन है दोस्तों? बुरहानपुर है। अगर हम बात करें कि विश्व की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा का प्लांट कहां लगाया गया है, तो आपको ध्यान रखना है यह खांडवा जो है यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। और सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र कहां स्थापित किया गया है? तो यह मध्य प्रदेश के खांडवा में किया गया है। अगर हम बात करें यहां हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण भी जारी किया गया था, तो लगातार छठवीं बार पहले स्थान पे कौन सा शहर रहा है? इंदौर रहा है, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगर हम बात करें स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य रहा है, तो वह राज्यों की श्रेणी में जो है वो मध्य प्रदेश रहा है। और गंगा किनारे 10 लाख से अधिक में अगर बात करें तो हरिद्वार रहा है। और 10 लाख से कम वाले में अगर बात करें मित्रों, तो आपको जरूर याद रखना है उत्तर प्रदेश का बिजनौर रहा है। अगर हम यहां अन्य विकल्पों को देखें तो 47वां जीएसटी काउंसिल की बैठक कहां बुलाई गई? चंडीगढ़ में। अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो नोएडा में बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। और राष्ट्रीय विरासत संस्थान का गठन कहां, राष्ट्रीय विरासत संस्थान कहां स्थापित किया जाएगा? तो नोएडा में। और एससीओ के द्वारा सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किसे चुना गया है? तो वाराणसी को, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। साथ ही साथ आपको याद रखना है जीआई महोत्सव का आयोजन कहां किया गया हाल ही में? तो यह वाराणसी में किया गया है। उम्मीद है ये सारी जानकारियां आपको पसंद आ रही होंगी। आइए इसी क्रम में यहां देखें ऊधो महोत्सव के बारे में देखें। और ये फेस्टिवल कहां आयोजित किया जा रहा है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर आयोजित किया जा रहा है। आइए अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में भारत मोजाम्बिक और किस देश के बीच पहला त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया गया? देखिए यहां 2 शब्द आपको दिए गए हैं, भारत और मोजाम्बिक। अब तीसरा बताना है, तो देखिए पहला विकल्प है कजाकिस्तान, दूसरा तंजानिया, तीसरा अफ्रीका, तीसरा बांग्लादेश, चौथा यूएसए। यहां जो हमारा सही विकल्प है यह विकल्प नंबर बी सही है, तंजानिया। ये दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीका महाद्वीप का देश है तंजानिया। आपको ध्यान रखना है तंजानिया। और इसका युद्धाभ्यास जो है इसका नाम रखा गया है IMT त्रिलाट। अगर आप ये 3 बिंदु याद रखेंगे तो आपको असुविधा नहीं होगा। अगर हम आई की बात करें, यहां आई का आशय भारत से है, यम का आशय जो है वो मोजाम्बिक से है, और टी से यहां तंजानिया जो है यहां से संबंधित है। अब यहां अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास की बात हो रही है, तो
पहली बार है? तो यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर पहली बार किसी देश के साथ युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है तो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब यहां आपको जरूर ध्यान देना है कि दक्षिण अमेरिका के तंजानिया, भारत और मोजाम्बिक के बीच में एक IMT त्रिलाट नामक युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें I का मतलब भारत है, इंडिया है, M का मतलब मोजाम्बिक है और T का मतलब तंजानिया है। और तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा जो मित्रों है, डोडोमा जो है यह तंजानिया की राजधानी है। साथ ही साथ अगर आप याद कर पा रहे हो तो विक्टोरिया झील का संबंध किस देश से है? तो वो तंजानिया से है और यहीं से श्वेत नील जो है ये निकलती है। साथ ही साथ सूडान की राजधानी खार्तून में ब्लू नील और श्वेत नील आपस में मिलके नील नदी के नाम से जानी जाती हैं। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि श्वेत नील और ब्लू नील किस स्थल पर एक जगह मिलते हैं और वहां से नील नदी के नाम से जाने जाते हैं? तो यह स्थल जो है ये सूडान की राजधानी खार्तून है, यहीं पर मिलते हैं। अब नील नदी की वरदान किसे कहा जाता है? मिस्र देश को दोस्तों नील नदी का वरदान कहा जाता है। अगले प्रश्न के रूप में अगर देखें हम, कजाकिस्तान की राजधानी आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि लगातार हम लोगों ने राजधानियों पे काफी काम किया है और हर प्रश्न में हमने आपको राजधानी को जरूर जिक्र किया है। तो आप कमेंट बॉक्स में कजाकिस्तान की राजधानी जरूर बताना है। अगर बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और USA की राजधानी वाशिंगटन DC है, जो कि पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है और इसी को पुनः परिवर्तित करके अस्ताना जो कि पहले इसकी राजधानी, कजाकिस्तान की राजधानी जो कि पहले अस्ताना थी और नूर सुल्तान परिवर्तित किया गया था, पुनः अब नूर सुल्तान से अपनी राजधानी को अस्ताना के रूप में परिवर्तित किया गया है। किसके द्वारा? कजाकिस्तान के द्वारा। आइए इसी क्रम में यहां देखिए एक पिक्चर दिखाया गया है और हाल ही के कुछ युद्धाभ्यास हम क्विक रिवीजन कर ले। अगर हम बात करें सिम्बेक्स की, तो सिम्बेक्स किसके साथ होता है? भारत और सिंगापुर। किसके साथ मित्रों? भारत और सिंगापुर। अल नगाह की बात कर ले तो भारत और ओमान के बीच में आयोजित किया जाता है अल नगाह। अगर हम बात कर ले यही डस्ट लीक युद्धाभ्यास, तो उज़्बेकिस्तान के साथ होता है। अगर हम यही देखें तो आपको याद रखना है पिच ब्लैक युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ आयोजित किया जाता है। और हाल फिलहाल के दिनों में हम लोगों ने बहुत सारे युद्धाभ्यास को देखा था, तो आप उस सीरीज को जरूर देखें और इसका लाभ यकीन मानिए आपको जरूर होने वाला है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। इसी क्रम में आप निरंतर प्रयास करते रहिए, यकीन मानिए सफलता आपसे दूर रहने वाली नहीं है। आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखें। अगला है, हाल ही में विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी किया गया? देखिए पहला दिया गया है ISA, दूसरा दिया गया है OECD, तीसरा दिया गया यूनेस्को, चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। जो हमारा सही विकल्प है यह सही है ISA। इसे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संगठन के नाम से जाना जाता है और ये एक वर्ष में यह अपना रिपोर्ट जारी करता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट 2022 किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया? तो ISA के द्वारा जारी किया गया, जिसका फुल फॉर्म है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संगठन, एसोसिएशन। अगर हम बात करें IOCD को, तो इसी को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय मित्रों पेरिस में स्थित है। अगर हम बात करें यूनेस्को की, तो काफी चर्चित यह संस्थान है, आपको याद रखना है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 ईस्वी को किया गया था। इसका भी मुख्यालय पेरिस में स्थित है
और इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो आंद्रे अजोले जी जो हैं ये वर्तमान में यूनेस्को के प्रमुख हैं। इसी क्रम में अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 40 विश्व विरासत स्थल कितने हैं भारत के यूनेस्को में चिन्हित? तो 40 हैं और इसमें 32 जो हैं ये आपको सांस्कृतिक हैं, साथ ही साथ आपको याद रखना है 7 जो हैं आपके 32 जो हैं आपके सांस्कृतिक हैं और 7 की बात करें और 1 की बात करें तो यह आपका 1 जो है ये मिक्स है और 7 जो है ये प्राकृतिक हैं। कौन है? प्राकृतिक हैं। 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिक्स है। अगर बात करें अमूर्त विरासत के रूप में तो 14 अमूर्त विरासत स्थल हैं। इसमें दुर्गा पूजा जो है दोस्तों ये नवीनतम है और गुजरात का गरबा जो है इसे भी गुजरात के द्वारा चिन्हित किया गया है अमूर्त विरासत की सूची में शामिल करने के लिए। और 40 में अगर बात करें तो 40वां कौन सा है? तो ये गुजरात राज्य का धौलावीरा है जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है और 39वां जो है ये तेलंगाना का रामप्पा मंदिर है। कौन है? रामप्पा मंदिर है। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़े, अगला देख लें। हाल ही में ISSF राइफल पिस्टल विश्व चैंपियनशिप 2022 पदक तालिका में पहला स्थान किस देश का है? अब यहां देखिए ISSF राइफल पिस्टल विश्व चैंपियनशिप में पहला स्थान पदक तालिका में किस देश का है? तो विकल्प हमारे दिए गए, पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा USA, चौथा ऑस्ट्रेलिया। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा ये चीन पहले स्थान पे है। कितना पदक जीता है? तो 58 पदक जीतकर पदक तालिका में पहले स्थान पे है। इसी क्रम में हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 34 पदक जीतकर भारत दूसरे स्थान पे काबिज है। अगर हम बात करें कि ISSF राइफल पिस्टल विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया था? तो ये काहिरा जो कि मिस्र की राजधानी है यहां पर इसका आयोजन किया गया था और इसमें पदक तालिका में पहले स्थान पर चीन है। अब खेल की परिदृश्य से कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि आपको याद रखना है। अगर बात कर लें ओलंपिक में भारत पदक तालिका में किस स्थान पे था? तो 7 पदक जीतकर भारत 48वें स्थान पे था। जबकि पैरा ओलंपिक की बात कर लें तो यहां 19 पदक जीतकर भारत 24वें स्थान पर था। और हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था तो इसमें एक सिल्वर पदक प्राप्त करके भारत के लिए एकमात्र सिल्वर पदक प्राप्त किया था भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने और गोल्ड पदक जीता था ग्रेनाडा के पीटरसन एंडरसन ने। अगर हम बात करें हाल ही में जारी हुआ है कॉमनवेल्थ गेम का समापन हुआ है तो आपको ध्यान रखना है भारत 61 पदक जीता था इसमें और पदक तालिका में चौथे स्थान पे रहा है। ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं खेलों से संबंधित, इनको आपको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में यहां देखिए ये आपको ध्यान रखना है रुद्राज हैं भारत के खिलाड़ी हैं, इन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया है 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने स्वर्ण पदक भारत के लिए प्राप्त किया है। अगले प्रश्न को देखें और इस सेशन का लास्ट है। हाल ही में चर्चा में रहा केंद्रीय कृषि मंत्री ने कृषि और वानिकी पर आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक की और आसियान का मुख्यालय कहां है? मतलब आपका एक चर्चित मुख्यालय दिया गया है, आसियान का पूछा जा रहा है मुख्यालय कहां है? तो विकल्प दिया गया पहला जिनेवा, दूसरा जकार्ता, तीसरा न्यूयॉर्क, चौथा दिया गया पेरिस। यहां जो सही विकल्प हमारा है ये विकल्प नंबर बी सही होगा। आसियान का मुख्यालय कहां स्थित है? तो ये जकार्ता कहां स्थित है? जकार्ता में स्थित है जो कि इंडोनेशिया की पहले राजधानी हुआ करती थी, अब इंडोनेशिया की राजधानी नुनसंतारा है। अब कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उनके मुख्यालय बार बार पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें जिनेवा में तो जिनेवा में आपको ध्यान रखना है जिनेवा जो है ये स्विट्जरलैंड का शहर है। कौन है? स्विट्जरलैंड का शहर है, आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें न्यूयॉर्क की तो यूएन का मुख्यालय कहां स्थित है? तो न्यूयॉर्क में। और UNDP का मुख्यालय भी कहां स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। अगर बात करें पेरिस की तो आपको याद रखना है FAO
FATF, साथ ही साथ यूनेस्को, और आपको ध्यान रखना है OECD, अभी हम लोगों ने देखा था आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसका मुख्यालय कहां स्थित है? तो पेरिस में स्थित है। अगर हम बात कर लें WHO या स्वास्थ्य मंत्रालय की, स्वास्थ्य की, तो WHO का मुख्यालय कहां स्थित है? जिनेवा में स्थित है, स्विट्जरलैंड के। साथ ही साथ अगर हम बात करें ILO अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। अगर हम बात करें WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी कहां स्थित है? तो ये जिनेवा में स्थित है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं और परीक्षाओं में मुख्यालय से लगातार प्रश्न बनते हैं या उनके प्रमुख कौन है, यहां से भी प्रश्न बनते हैं। तो यकीन है कि आप ये सारे प्रश्न याद रखेंगे, इनको रिकॉल रखेंगे और इन्हीं 10 प्रश्नों के साथ ये जो सीरीज है यहीं पर समाप्त हो रही है। आपसे विदा लेने से पहले हम 2 शब्द कहना चाहेंगे। देखिए, डूबकर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही देखोगे। मतलब अगर आप अपना 100% दे रहे हैं तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। इसी क्रम में हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। अगर मेरे द्वारा या संस्थान के द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।